साहब, इसमें बज़ाहिर ये कहा जाता है कि मैस मैनेजमेंट और फिर पीआईए में स्टाफ की बहुतात और कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। क्या आप ये एक वजह देखते हैं पीआईए के साल को पहुंचने की? यकीनन जब आप नंबर्स को देखते हैं तो यही लगता है कि पर एयरक्राफ्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि किसी ज़माने में हमारे पास 48 एयरक्राफ्ट होते थे, आज 24 रह गए हैं, उनमें से भी सिर्फ 16 ऑपरेशनल हैं। तो उसी स्टाफ को जब आप 48 के बजाय 24 पर डिवाइड करते हैं तो पर एयरक्राफ्ट वो तादाद डबल हो जाती है। बड़ी वजह ये है। नंबर 2, हम बहुत सारे काम इन हाउस करते हैं जो दूसरी एयरलाइंस नहीं। आज अगर हम एयरपोर्ट सर्विसेज 6 के ऊपर के लोगों को रखें जो कि सुपरवाइज करें हैंडलिंग एजेंट को, तो हमारे 3-4 हज़ार आदमी कम हो जाते हैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। हमारी फ़्लाइट्स 10 जाती थी हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, उसके लिए हमारे पास पीआईए के सिर्फ 4 स्टाफ थे, लेकिन उन्हीं 10 फ्लाइट्स के लिए मुल्तान में जहाँ के छोटे जहाज़ जाते हैं कम से कम 40 स्टाफ होगा, 40 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग भी करते हैं, पैसेंजर हैंडलिंग भी करते हैं और बहुत कुछ मसाइल है वहाँ पे जिसको हम खुद हैंडल करते हैं। तो इस वजह से हमारे लोग ज़्यादा हैं। इसके अलावा फ़्लाइट किचन है, फ़्लाइट किचन में कोई 1500 लोग काम करते हैं। दुनिया में फ़्लाइट किचन एयरलाइन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहाँ वो एयरलाइन स्टाफ गिना जाता है। इसके अलावा मेडिकल, क्योंकि यूरोप में मेडिकल जो मुल्क हैं वो मुहैया करते हैं या आउटसोर्स किया जाता है, हमने खुद अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं और उसका सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो भी पीआईए का स्टाफ है। दफ्तरों में फूल सजाने के लिए हॉर्टिकल्चर, अच्छा, सिक्योरिटी, ये सब भी पीआईए में गिने जाते हैं। आईटी डिपार्टमेंट, स्टोर्स, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया बाहर से करवाती है लेकिन हम खुद करते हैं। इस वजह से उस स्टाफ को जब हम गिनते हैं पीआईए में, और गिनना चाहिए क्योंकि वो पीआईए के पेरोल पे हैं, तो हमें पर एयरक्राफ्ट लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो पूरा स्टाफ है, मैंने आज ही चेक किया है, इनकी सैलरीज रेवेन्यू का सिर्फ 6% है, जबकि यूरोप में जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं उनका रेवेन्यू अप टू 35% ऑफ रेवेन्यू उनका सैलरीज में जाता है। तो ये जो इश्यूज हैं कि जी हम स्टाफ ज़रूर ज़्यादा है लेकिन हम उनको पे कुछ नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो 6% कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा है शाह साहब, 6% जाता है, तो फिर ये जो आपको अरबों रुपए हर साल चाहिए, अभी भी 23 अरब रुपए का डिमांड पीआईए कर रही है, ये एक्सपेंस किस चीज़ पर बुनियादी तौर पर खर्च हो रहा है? बेसिकली जो हमें लॉसेस एक्यूमुलेट हुए हैं और जो लोन्स लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक तो वो बहुत हैवी है। नंबर 2, हम कम्पीट कर रहे हैं गल्फ की एयरलाइंस के साथ जो कराची से या पाकिस्तान से, लाहौर, इस्लामाबाद से पैसेंजर्स को जो उठाते हैं वो बहुत सस्ता टिकट बेचते हैं और हमें उनसे कम्पीट करने के लिए सस्ता टिकट बेचना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स ड्रॉप हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में एक खातून रहती हैं, वो अबू धाबी से कराची आई, कराची में उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास बच्चे छोड़े, यहाँ से वो कनाडा गई, एमिरेट्स से वापस कराची आई और अपने बच्चों को लेके अबू धाबी चली गई। क्यों? कि ये टिकट जो कराची से उनको अमेरिका का या कनाडा का मिलता है वो उससे बहुत सस्ता है जो वही एयरलाइन अपने बेस से दुबई से या अबू धाबी से कनाडा के लिए देती है। तो वो पाकिस्तान का चक्कर मुफ्त में लगा गई, फिर भी पैसे बचे। तो पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो बहुत डाउन है, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को वो डंप करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप अभी अब बात कर रहे थे मुलाजिमीन की, स्टाफ की, तो अब ये जो कुछ साल पहले जो पीआईए के जो हमारे जो मिनिस्टर थे हवाबाजी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, चौधरी सरवर साहब ने, कि यहाँ पर डिग्रियाँ जाली हैं। उसके बाद फिर अमेरिका में और यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा बंद हुआ, लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उस फ्लाइट ऑपरेशन जो कि अभी भी बंद है, उसके बावजूद वहाँ पर नई भर्तियाँ की गई हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर और नया स्टाफ भर्ती किया गया है। ये क्यों कर किया गया है इरशाद गंज साहब? नहीं करना चाहिए था। एयरपोर्ट पे स्टाफ वहाँ भी हमारा बहुत कम होता है क्योंकि हैंडलिंग एजेंट्स जो हैं वो हमारी फ़्लाइट्स को हैंडल करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
चाहे 3 हो 4 आदमी हो, उनकी भी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन उससे ज़्यादा स्टाफ हमारा सेल्स ऑफिस में होता है, जहाँ पे हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, जहाँ पे हमारा पैसेंजर सेल्स मैनेजर है, कार्गो मैनेजर है, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर है, HR का भी कोई ना कोई स्टाफ है। तो वो जो एक झमघटा लगा हुआ है बगैर किसी काम के, वो भी अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई है। लोकल नहीं, पाकिस्तान से उनको पोस्ट किया जाता है। लोकल भी होते हैं, पाकिस्तान से भी पोस्ट किए जाते हैं। तो वो सिलसिला मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि ख़त्म होना चाहिए, उसकी बचत करें। हम यहाँ से रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के कहीं से भी, और डेली उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। 8 घंटे आप अपना स्काइप ऑन रखें, 8 घंटे कोई और कम्युनिकेशन का तरीका रखें और उनसे बात करते रहें। अगर एजेंट से बात करनी है तो वो भी यहीं से बात हो सकती है। वो लंदन में बैठ के कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, कराची से भी वही अंग्रेज़ी बोली जा सकती है। हाँ, सही है। तो इरशाद साहब, अब ये जो यूरोप का 3 साल का से एक बैन चल रहा है 3-4 साल से, ये बैन क्यों नहीं हटाया जा सका? क्या PIA इस पर क्यों नाकाम रही है इस बैन को ख़त्म कराने में? देखिए, जो बैन लगा था उसका आखिरी नुक्ता तो वो था जो आपने कहा, हवाबाजी के मिनिस्टर ने एक हवाबाजी की थी, जो एक ऐसी खबर छोड़ दी जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई। लेकिन ये उससे पहले से चला आ रहा था। कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस थी EU की जो सेफ्टी एजेंसी है, EASA जो है, उनकी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की, कि हमारे जहाज़ जो जाते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाता है। हमारी मेंटेनेंस बेहतर होनी चाहिए थी जी। वो हमारी मेंटेनेंस वीक थी और वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो वो कहते हैं जी कि आप भी काम अच्छा नहीं कर रहे और आपकी सिविल एविएशन की सेफ्टी ओवरसाइट भी नहीं है, उनकी सर्वेलेंस होनी चाहिए। तो ये फेलियर PIA का भी था, ये फेलियर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का भी था। उस वजह से ये बैन लगा। वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि कुछ कुछ उंज भी रावा औखियाँ सी, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो रावा तो औखियाँ थी क्योंकि वो हम अंडर ऑब्जर्वेशन थे। मरने का शौक गुलाम सरवर साहब ने पूरा कर दिया। हाँ, 3 साल गुजर गए। आपने तो कहा कि अब तक क्यों नहीं हो मसला सका? ये है कि 3 साल में हाँ, जी कहिए। जी, मैं कहूँ 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है। करेक्टिव एक्शन प्लान उन्होंने हमें दिया, हाँ, और वो एक्शन प्लान 6 महीने में, 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था अगर एफिशिएंटली काम किया जाता। कोऑर्डिनेशन होती CAA और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में और दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस में। ये पाबंदी सिर्फ PIA पे नहीं है, पाकिस्तानी एयरलाइन कोई भी नहीं ऑपरेट कर सकती यूरोप में जी, क्योंकि हमारी कमजोरियां और हमारी कमजोरियां CAA नहीं पकड़ सकी, इस वजह से यह पाबंदी है। तो पाकिस्तान सिविल एविएशन को भी इम्प्रूव करना है, हमने भी इम्प्रूव करना है। ये 3 साल बहुत ज़्यादती है, अभी भी पता नहीं कब क्लियरेंस मिले। जुलाई में लगी थी, अब जुलाई को 3 साल हो गए हैं, जुलाई 20 को, और 3 साल से अब ऊपर जा रहा है। हो सकता है 3.5 साल लग जाए। ये काम 3 महीने 6 महीने का था अगर इसको सीरियसली लिया जाता। मैनेजमेंट को चाहिए था कि 3 डायरेक्टर्स जो कंसर्न हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, पैसेंजर सर्विसेज और सेफ्टी, हमारा डायरेक्टरेट नहीं है वो, लेकिन एक बड़ा हैवी सेटअप है सेफ्टी का, इनकी कमेटी बनती, कोई करता इस मीटिंग को, इनकी कमेटी को, और वो एक्शन लेते। अगर आप लोअर लेवल पे चीजें छोड़ देंगे तो 3 साल क्या 13 साल में भी काम नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये PIA के पास और भी ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे एयरलाइंस जो हैं वो अलायंस भी करती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। PIA ने इस ऑप्शन पर गौर क्यों नहीं किया? PIA सोलो फ्लाइट की आदी थी। हम अंधों में काने राजे थे। हम समझते थे कि हमने दोषी एयरलाइंस को सिखाया, हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है। तो वो जो हाथ मिला के साथ चलने की बात होती है, उससे हम बहुत घबराते थे या शर्माते थे। जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें एक क्लॉज होती है कोड शेयर की। दूसरे मुल्क हमें ऑफर करते थे कि इस क्लॉज को शामिल कर लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीमेंट हो गया, क्लॉज शामिल कर ली जाए ताकि गुंजाइश रहे।